हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एग्रो विद रवि में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए एग्रीकल्चर मार्केटिंग ट्रेड एंड प्राइस से जुड़े हुए कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर आपके लिए लाए हैं, जो कि आपकी परीक्षा में आने की 100% संभावना रखते हैं। इसलिए जो आज की क्लास है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो क्लास को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो आज का जो पहला प्रश्न है वो इस प्रकार से है कि विपणन लागत से आप क्या समझते हैं। विपणन लागत से आप क्या समझते हैं। तो दोस्तों, इसका जो उत्तर है वो इस प्रकार से होगा कि विपणन लागत किसी वस्तु को उत्पादक से उपभोक्ता के हाथों में पहुंचाने वाली विभिन्न विपणन क्रियाओं या सेवाओं पर हुए व्यय का संपूर्ण योग विपणन व्यय कहलाता है। तो दोस्तों, विपणन लागत किसे कहते हैं? तो किसी वस्तु का उत्पादक से उपभोक्ता के हाथों में पहुंचाने वाली विभिन्न या वो सभी क्रियाएं या सेवाएं पर हुए व्यय का संपूर्ण योग विपणन व्यय या विपणन लागत कहलाता है। अब इसका दोस्तों एक सूत्र होता है, वो इस प्रकार से होता है कि कुल विपणन व्यय बराबर उपभोक्ता द्वारा दिया गया मूल्य माइनस उत्पादक द्वारा वास्तविक प्राप्त मूल्य। अगला प्रश्न है कि नेफेड क्या है या नेफेड किसे कहते हैं। तो दोस्तों, यह भी प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है कि नेफेड क्या है या नेफेड किसे कहते हैं। तो नेफेड नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन को कहते हैं। राज्य स्तरीय विपणन संस्थाओं ने आपस में जुड़कर राष्ट्रीय स्तर पर एक संघीय शीर्ष संस्था की स्थापना की है, जिसे राष्ट्रीय कृषि सहकारिता फेडरेशन कहते हैं। इस संस्था की स्थापना 1958 में की गई थी। इस संस्था को संक्षेप में नेफेड कहते हैं। इसका मुख्य कार्यालय दिल्ली में स्थित है। नेफेड का मुख्य उद्देश्य यह है कि राज्य विपणन संघों के विपणन एवं व्यापारिक क्रियाकलापों में समन्वय स्थापित करना। अब बात करते हैं नेफेड के कार्यों की कि नेफेड के कार्य कौन कौन से होते हैं। तो जो पहला कार्य है वो है अंतर प्रदेशीय व्यापार, दूसरा है भंडारण व्यवस्था, तीसरा है विधायन इकाइयों की स्थापना, चौथा है कृषि उत्पादों का निर्यात, फिर है कृषि उपयोग उत्पादन संसाधनों एवं खाद्य पदार्थों का आयात, फिर छठवां है कि कृषि संसाधनों की आपूर्ति, फिर है विपणन सर्वेक्षण। तो ये थे नेफेड के कार्य। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है कि मार्केटिंग प्रॉफिट या विपणन लाभ किसे कहते हैं। तो दोस्तों, अगर इस प्रकार से कोई भी प्रश्न आपकी परीक्षा में बनते हैं तो उनका आप उत्तर 100% सही लिख सकते हैं। तो जो विपणन लागत होती है या विपणन प्रॉफिट, क्या विपणन लाभ, इसको इंग्लिश में बोलते हैं विपणन प्रॉफिट। तो विपणन प्रक्रिया में विभिन्न एजेंसियां अथवा बिचौलियों द्वारा किए गए कार्यों या सेवाओं के बदले लिए जाने वाला प्रतिफल लाभ या विपणन लाभ कहलाता है। सीमांत विपणन व्यय एवं विपणन लाभ उपभोक्ता द्वारा दिए गए मूल्य तथा उत्पादक द्वारा प्राप्त वास्तविक मूल्य का अंतर होता है। अगला प्रश्न है कि सहकारिता की परिभाषा दीजिए और सहकारिता के मूल सिद्धांत क्या हैं, टिप्पणी करिए। तो सहकारिता का अर्थ जब किसी काम को लोग मिलजुल कर सहयोग से करते हैं तब उसे सहकारिता कहते हैं। तो सहकारिता किसे कहते हैं? जब किसी काम को लोग एक साथ मिलजुल कर उस कार्य को संपूर्ण करते हैं तो उसे सहकारिता कहते हैं। अगर परिभाषा की दृष्टि से देखा जाए तो सहकारिता वह कार्य है जिसके द्वारा स्वेच्छापूर्वक सहयोग देकर जनता अपनी शक्ति और साधन का प्रयोग करके सबके लाभ के लिए प्रबंधन करती है। सहकारिता के जो मूल सिद्धांत हैं वो निम्न प्रकार से हैं। जो पहला है वो है समानता अर्थात इक्वलिटी। तो सहकारी समिति में तमाम सदस्यों का अधिकार बराबर होता है। किसी व्यक्ति ने कितने ही हिस्से क्यों ना खरीदे हों या कितना ही रुपया सीमित समिति में क्यों ना जमा किया हो, उसका वोट सिर्फ एक ही होता है। फिर है अगला मितव्ययिता। तो सहकारी समिति अपना हर काम किफ़ायत के साथ करती है और इस प्रकार सदस्यों में किफ़ायत की भावना पैदा करती है। सरकारी समिति में से आय कर नहीं लेती है और ना ही रजिस्ट्री फीस लेती है। फिर है आपका एकता अर्थात यूनिटी। तो एकता सीमित शरीर में रीढ़ की हड्डी के समान है। सहकारिता का सिद्धांत जब एक
या एक सब के लिए और सब एक के लिए। तमाम सदस्य समिति के हर कार्य के लिए व्यक्तिगत रूप से, संयुक्त रूप से जिम्मेदार या अपना योगदान देते हैं। फिर आपका आता है स्वेच्छा। तो सदस्य बनने के लिए किसी व्यक्ति पर कोई दबाव नहीं डाला जाता है, सदस्य व्यक्ति की इच्छा पर ही निर्भर करता है। फिर है सुविधा। तो समिति का कर्तव्य है कि वह सदस्य की आवश्यकता और सुविधा का ध्यान रखे ताकि साख उचित ब्याज पर मिल सके और रकम आसान किस्तों में अदा की जा सके। फिर है आपका समीपता। तो सहकारी समिति ऐसे व्यक्ति सदस्य बनाती है जिसकी उस क्षेत्र में एक दूसरे से जान पहचान हो और मिलजुल कर समिति का काम चलाए। फिर आपका आता है लाभ का वितरण। तो सहकारी समिति में लाभ का वितरण सदस्यों में खरीदारी के आधार पर किया जाता है, ना कि हिस्सों के आधार पर। जिस व्यक्ति ने जितने अधिक मूल्य की वस्तु का क्रय किया है उसे उतने ही कम लाभ मिलेगा, चाहे उसने अधिक हिस्से खरीदे रखे हों। तो दोस्तों यह थे इसके उद्देश्य। जो अगला उद्देश्य है वो यह है कि कम ब्याज दर पर ऋण देना। तो सहकारी समितियां अपने सदस्यों को कम ब्याज की दर पर रुपया उधार देती है, क्योंकि इनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं अपितु सेवा करना होता है। फिर आपका है सहयोग, जिसको बोलते हैं कोऑपरेशन। तो इस सिद्धांत से यह अभिप्राय है कि सरकारी संगठन प्राथमिक स्तर, जिला स्तर, राज्य स्तर, राष्ट्रीय स्तर एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पारस्परिक सहयोग व समन्वय से काम करे, आपस में प्रतिस्पर्धा न करे, ताकि अपने सदस्यों का अधिक से अधिक हित कर सके। फिर है आपका सेवा अर्थात सर्विस। तो सहकारी समिति का मुख्य उद्देश्य अपने सदस्यों की सेवा करना है, लाभ कमाना नहीं। समितियों का यह सतत प्रयत्न रहता है कि न्यूनतम खर्च पर अपने सदस्यों को अपनी आवश्यकताओं की वस्तु को उपलब्ध कराया जा सके। तो दोस्तों जो अगला प्रश्न है वो यह है कि सहकारिता में खुली सदस्यता से आप क्या समझते हैं, टिप्पणी करिएगा। तो दोस्तों यह भी प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है कि सहकारिता में खुली सदस्यता से आप क्या समझते हैं, या सहकारिता में खुली सदस्यता किसे कहते हैं। तो दोस्तों अगर खुली सदस्यता का अर्थ पूछा जाए तो वह सभी व्यक्तियों को बिना किसी भेदभाव के, जैसे जाति, धर्म, भाषा, ऊंच नीच, अमीर गरीब आदि के सदस्य बनाने का अधिकार प्राप्त हो। सदस्यता सभी व्यक्तियों के लिए खुली रहेगी, कुछ व्यक्तियों के आधार में नहीं होगी, बड़े वह व्यक्ति कितने ही प्रभावशाली क्यों ना हो। परंतु खुली सदस्यता से यह अर्थ नहीं निकाल लेना चाहिए कि समिति में के नए सदस्य के प्रवेश पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। समिति ऐसे व्यक्तियों को बनाने से रोक सकती है जो समाज विरोधी कार्य करते हों और समिति के कार्यों को सुचारू रूप से चलाने में बाधा उत्पन्न करते हों, जिनका चरित्र हो, सदाचारी ना हो, जो स्वार्थी हों, जो समिति के सदस्यों में फूट डालते हों और इस प्रकार समिति को हानि पहुंचाते हों। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कृषि विपणन के सुधार के लिए उठाए गए कदमों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो दोस्तों यह भी प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसका उत्तर इस प्रकार से हम लिख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी या उत्तर प्रदेश नियंत्रित मंडी वास्तव में मंडी समितियों की स्थापना का मुख्य उद्देश्य है। तो विनियमन का मतलब है कि नियमों के अनुसार कार्य करना। इसलिए कृषि उपज के क्रय विक्रय में विनियमन लागू करने का अर्थ है कि कृषि जिन्सों की बिक्री और खरीद कानूनी नियमों के अनुसार की जाए, ताकि विक्रेता किसानों को मंडियों में अपनी उपज का उचित मूल्य एवं न्यायपूर्ण व्यवहार प्राप्त हो सके। फिर है कृषि उत्पादन मंडियों की आवश्यकता क्यों है। तो इन मंडियों में प्रायः आवारा पशु और चंदा वसूलने वाले लोग घूमते रहते हैं तथा किसानों से धंधा, करदा गर्दा, गौशाला, पशुशाला, मुनीमी, जमींदारी जैसे कई नामों से गैर कानूनी कटौतियाँ की जाती हैं। नाप तोल में ईंट पत्थरों के बांटों अथवा बर्तनों का प्रयोग होता है, जिससे किसानों को घटतोली का शिकार भी होना पड़ता है। खरीदार व्यापारी प्रायः आपस में मिलकर भाव तय कर लेते हैं और बिके हुए माल का पूरा मूल्य पाने के लिए भी किसानों को प्रायः कई चक्कर लगाने पड़ते हैं। कृषि उत्पादन मंडी की स्थापना का जो उद्देश्य है वो यह है कि परंपरागत मंडियों में फैली ऐसी कुरीतियाँ, असुविधाओं तथा अन्याय को समाप्त करें। तो दोस्तों कुरीतियाँ और असुविधाएं कैसे, जैसे कि किसी के नाम पर चंदा वसूल लेना या कई तरह की जो कटौतियाँ हैं उनका विरोध करना, इस तरीके से जो उद्देश्य है वो इससे संबंधित है।
तो कृषि उपज के क्रय विक्रय में विनियमन लागू किया गया ताकि किसानों को अपनी उपज का समुचित मूल्य मिल सके और कृषि जिन्सों की बिक्री के खरीद के लिए एक न्यायपूर्ण व्यवस्था स्थापित हो सके। फिर है कि विनियमन लागू करने के लिए वर्ष 1964 में एक कानून बनाया गया था जिसे उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी अधिनियम कहते हैं। तो दोस्तों, अगर आपकी परीक्षा में एक यह प्रश्न पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन अधिनियम कब पारित हुआ या किसे कहते हैं, तो हम बता सकते हैं कि विनियमन लागू करने के लिए वर्ष 1964 में एक कानून बनाया गया जिसे उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी अधिनियम कहते हैं। और जो मंडी समितियों में जो सुविधाएं हैं वो किस प्रकार से हैं, तो विनियमित मंडी समितियां अपने नवीन मंडी स्थलों का निर्माण कर रही हैं। इन मंडी स्थलों में प्रवेश और निकास के लिए अलग अलग द्वार हैं, गाड़ियां, ट्रैक्टर, ट्राली आदि खड़ी करने के लिए विशाल मैदान हैं, चौड़ी सड़कें तथा पूरे परिसर में पर्याप्त प्रकाश और पानी की व्यवस्था है। अगला प्रश्न है कि नियंत्रित बाजार से क्या समझते हैं या नियंत्रित बाजार किसे कहते हैं। तो जब सरकार या कोई स्वायत्तशासी संस्था किसी बाजार में विभिन्न प्रकार की बाजारी गतिविधियों के लिए नियम लागू करती है तो ऐसे बाजार को नियंत्रित बाजार कहते हैं। के.एन. पाठक के अनुसार एक नियमित बाजार वह बाजार है जिसे कार्यवाही और रीति व्यवहार वक्त किसी उपयुक्त विधान से नियमित होती है। अगला प्रश्न है कि चोर या काला बाजार किसे कहते हैं। तो दोस्तों, यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि चोर या काला बाजार किसे कहते हैं। तो जब वस्तु को सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य से अधिक पर चोरी छिपे बेचा जाता है तो ऐसे बाजार को चोर या काला बाजार कहते हैं। तो चोर या काला बाजार किसे कहते हैं, जब वस्तु को सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य से अधिक पर चोरी छिपे बेचा जाता है तो ऐसे बाजार को चोर या काला बाजार कहते हैं। ऐसे बाजारों में उपभोक्ताओं का शोषण किया जाता है और विक्रेता अनुचित लाभ कमाते हैं। अगला प्रश्न है कि इंटरपोर्ट ट्रेड किसे कहते हैं। इंटरपोर्ट ट्रेड किसे कहते हैं, तो इसका जो उत्तर है वो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं कि जब किसी देश से माल आयात किया जाता है और फिर कुछ प्रसंस्करण करने के बाद फिर से निर्यात किया जाता है तो इसे इंटरपोर्ट ट्रेड कहा जाता है। संक्षेप में इस संसाधित आयातित वस्तुओं के पुनः निर्यात के रूप में भी कहा जा सकता है कि उदाहरण के लिए एक भारतीय व्यापारी भारत से जापानी व्यापारी जापान से कुछ कच्चा माल या स्पेयर पार्ट्स खरीदता है और फिर उसे असेंबल करता है, अर्थात तैयार माल में परिवर्तित करता है और फिर एक अमेरिकी व्यापारी में फिर से निर्यात कर देता है। अगला प्रश्न है कि अल्पाधिकार बाजार किसे कहते हैं। तो दोस्तों, यह भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा की दृष्टि से कि अल्पाधिकार बाजार किसे कहते हैं। तो अल्प अधिकार बाजार उस बाजार को कहते हैं जिसमें वस्तु के थोड़े ही विक्रेता होते हैं। ऐसे बाजारों में पूर्ण प्रतियोगिता वाले बाजारों की तरह अधिक संख्या में विक्रेता नहीं होते हैं, किंतु फिर भी उनकी संख्या 2 से अधिक होती है। प्रोफेसर मेयर्स के अनुसार अल्प अधिकार बाजार उन्हें कहते हैं जहां विक्रेताओं की संख्या इतनी कम होती है कि प्रत्येक विक्रेता द्वारा दी गई पूर्ति का बाजार में प्रचलित मूल्य पर समुचित प्रभाव पड़ता है और हर एक विक्रेता अपनी इस सामर्थ्य को जानता है। तो दोस्तों, अगर आपको आज की क्लास पसंद आई हो तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। आशा करते हैं आप समझ चुके होंगे कि काला बाजार, इंटरपोर्ट ट्रेड, एकाधिक बाजार, इस तमाम जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे वो लाए थे और अगली क्लास में आपको इससे और महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर कराए जाएंगे जो आपकी परीक्षा में 100% आने की संभावना रखते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।